अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। वेलकम बैक दोबारा आपके केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ, केमिस्ट्री की किताबों के साथ, केमिस्ट्री के जहन के साथ हाज़िर हो जाएं। इधर मेंटली भी और फिज़िकली भी अपना जो जहन का पोर्शन है, जो गेम्स में और खाने पीने में और गपशप में मसरूफ़ होता है, उस पोर्शन को ज़रा थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करें और अपना केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जाबिर बिन हयान वाला पोर्शन, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमारा जिक्र हुआ है जाबिर बिन हयान का, क्या पढ़ा था हमने उसमें? हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर उसने वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीजन और सल्फ़र वाली, कि अगर उसने लॉन्ग ना दिया तो उसने शॉर्ट दे देना कि प्रिंसिपल बताएं जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैसे वर्किंग करता है। तो आज जनाब अली हमने उसके करने हैं रिएक्शन। एक नज़र पहले जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने क्या किया था वहाँ पे, मैं सिर्फ ज़ुबानी दोहराऊँगा और आपने मेरे साथ अपने जहन में रिपीट करते रहें। बेटा डायग्राम बड़ी ज़रूरी है इसकी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर डायग्राम का होगा, आप डायग्राम उसमें ज़रूर बनाएंगे। क्या हो रहा था जनाब अली? मेन प्रोसेसेस क्या थे? सबसे पहले बर्निंग ऑफ सल्फ़र, प्योरीफाइंग यूनिट, उसके बाद जो थर्ड वाला था वो था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट टावर, और लास्ट वाला एब्जॉर्प्शन यूनिट, जिसमें आप फाइनल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 कर रहे थे। ऐसी था। जब आपने देखा कि सल्फ़र बर्निंग में आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर ली, तो फिर आपने उस गैस को इंजेक्ट किया था इन द प्योरीफाइंग यूनिट, और प्योरीफाइंग यूनिट में फर्दर 4-5 उसके पोर्शन थे। एक सबसे पहला पोर्शन क्या था कि आप यू आर क्लीनिंग अप द गैस विद द स्टीम से आप उसको क्लीन अप कर रहे थे। आफ्टर दैट यू आर पुटिंग इट इनटू द कूलिंग टावर, कूलिंग पाइप्स, वहाँ पे आप उसमें कूल करने के बाद, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद, देन यू आर पुटिंग इट इन द स्क्रबर में आपने क्या किया था? यू आर शॉवरिंग द H2O वाटर, आप शॉवरिंग कर रहे थे एंड इट वाज क्लीनिंग अप योर गैस। आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रेसेस मौजूद हुआ करते हैं, ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। क्यों? दे विल डिस्ट्रॉय, दे विल पॉइजन योर द कैटलिस्ट V2O5 इन द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट टावर, इसलिए उसको रिमूव करना यहाँ पे ज़रूरी है। आप उसको रिमूव कैसे करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ बाय द रिएक्शन विद आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाया जाता है, आर्सेनिक विल बी रिमूव्ड। आफ्टर दैट यू विल पुट द गैस इन द टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स में आप क्या करेंगे? यू विल कंफर्म द गैस इज क्लीन्ड अप। ऐसे आप उसको बाय पुटिंग द रेज, बाय पुटिंग द लाइट, उसको कंफर्म किया जाता है कि गैस क्लीन अप है। अगर क्लीन अप है तो यू विल पुट इनटू द नेक्स्ट टावर, द कॉन्टैक्ट टावर। अगर क्लीन अप नहीं है, आप इसको दोबारा घुमा के एक चक्कर दोबारा लगवाएंगे शुरू से, स्टीम से, दोबारा स्क्रबर से, सारा कुछ गुजारेंगे दोबारा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, कॉन्टैक्ट टावर में जब आपने गैस को इंजेक्ट किया है तो वहाँ पे यू हैव पुट द कैटलिस्ट V2O5 और टेम्परेचर यू हैव पुट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दिस टेम्परेचर यू विल इंजेक्ट द ऑक्सीजन आल्सो, एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मौजूद होना ज़रूरी है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द SO3, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाने के बाद फाइनली आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से शॉवरिंग की जाती है, उसमें डिज़ोल्व करवाया जाता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू H2S2O7 ओलियम। वाटर के साथ रिएक्शन करवा के अपनी मर्ज़ी की कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल किया जाता है। क्लियर जी? पेज नंबर 72 पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंतहाई आसान सी बात है, एक नज़र खुद ही पढ़ेंगे तो हो जाएगी, कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एक बात है वो इसका पॉइंट नंबर 2, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 होती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपका एक्सरसाइज का MCQs भी है और ये बोर्ड में भी पूछ चुका हुआ है। क्लियर होगी बात? 1.834। बाकी सारी बातें सिंपल सी हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 338 है और बाकी सारी बातें जनरल है। क्लियर जी? अब शुरू करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी डिसोसिएशन क्या है। सिंपल, H2SO4 डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में सल्फेट
-2 में और 2 यहाँ पे लगा देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। एसिड है ना जी, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? जो प्रोटॉन देने में अच्छा हो, प्रोटॉन रिलीज करे। हमें कोई ज़ाती ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से ज़ाती तौर पे हमारा कोई मोहब्बत है। आप सल्फ्यूर जो एसिड प्रोटॉन देगा हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिड प्रोटॉन नहीं देगा हमारे लिए वो वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दोनों रिलीज कर देता है। पहले स्टेप में क्या होगा, आप इसको कह सकते हैं कि HSO4 बन जाएगा और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और ये पॉजिटिव दे के सल्फेट -2 बना देगा। अच्छा, अगर ये H पॉजिटिव मिसाल के तौर पे एक्वा सोल्यूशन में है तो ये H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, H3O बना देगा। मुश्किल तो नहीं है ना कोई बात। क्या मैंने किया है, 2 स्टेप्स में मैंने आपको 2 प्रोटॉन है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो एक स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया, HSO4 बाकी रह गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव करवा दिया। अगर वाटर एक्वा सोल्यूशन मौजूद है तो H3O बन जाएगा ये साथ में। क्लियर होगी जी बात? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब सिंपल इसके जो रिएक्शन है, जैसा कि एक रिएक्शन है हर आप एसिड बेसिस का पढ़ते हैं, किसके साथ, अल्कलीज के साथ। मिसाल के तौर पे H2SO4 ये मैंने लिख दिया एक प्यारे से डब्बे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शन हो तो क्या बनता है? आप मुझे जुबानी बताएं ज़रा, क्या बनना चाहिए? Na2SO4 HOH वाटर, यही बनना चाहिए ना। लेकिन इसको मैं 2 स्टेप्स में बनाऊंगा। जैसे मैंने H2SO4 की आयनाइजेशन 2 स्टेप्स में बताई, तो क्या करूंगा, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन बाहर, एक सोडियम अंदर। याद है पीछे भी हमारी ये बात हुई थी, एक हाइड्रोजन बाहर, एक सोडियम अंदर, तो क्या बन जाएगा, NaHSO4 साथ में एक वाटर। एक हाइड्रोजन बाहर, एक सोडियम अंदर, NaHSO4 एक हाइड्रोजन लगा रह गया, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया और यहाँ पे साथ में बन गया वाटर। इवेंचुअली बनना वही है जो आपके ज़हन में है, जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आपके दिल में है। क्या? Na2SO4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन बाहर, एक और सोडियम अंदर। सोडियम एक बढ़ गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन था वो निकल गया, क्या बन गया, HOH मीन्स वाटर। ऑल ओकेज? कोई मुश्किल है इसमें? बात वही थी, उसके साथ रिएक्शन अल्कली के साथ Na2SO4 यही बनना था, लेकिन ये 2 स्टेप्स में बनता है। एक स्टेप में हमें NaHSO4 भी मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी मिल जाता है, इसलिए ये मकसद था इसको यूँ ब्रेकअप करने का 2 स्टेप्स में। क्लियर जी? ओके जी। उसके बाद अच्छा, रिएक्शन अगर कार्बोनेट्स के साथ हो तो क्या होगा बताएं जी, मैंने आपको बताई हुई है ये बात। अगर Na2CO3 के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनाएंगे? एक तो सिंपल सी बात है ना, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होगा, यू विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी आपको। सिंपल, Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, अगर यही रिएक्शन NaHCO3 के साथ हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कोई फ़र्क नहीं, फिर भी यही बनेगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। ऑल ओकेज? पेज नंबर 73 पे बात कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद सॉल्ट। अगर सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो तो मिसाल के तौर पे रिएक्शन करवाता हूँ KCl के साथ, लेट से पोटाशियम क्लोराइड के साथ, क्या बनना चाहिए? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, K2SO4 प्लस HCl। क्लियर होगी बात? कोई मुश्किल है इसमें? ओके जी।
अगर NaCl हो, पोटाशियम नाइट्रेट हो, सोडियम सल्फेट, जो मर्जी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने क्या करना है, इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ, इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ, चाहे वो सल्फेट है चाहे वो नाइट्रेट है, जो मर्जी हो, जो मर्जी सॉल्ट हो, ये बना देगा। ओके, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट हैं वो हैं रिएक्शन विद मेटल्स। जब ये रिएक्शन करता है ना मेटल के साथ, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा नहीं कर सकूंगा। क्यों? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं और आपको पता है कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? रिएक्शन विद क्या है? मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद मेटल्स, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, इसका फ़र्क होगा। अब यही फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर देता हूँ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप जिसका मर्जी रिएक्शन करवा लें, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आयरन का रिएक्शन करवाना है, तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा और साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाए या FeSO4 बन जाए, बात एक ही है, यानी कि इसका फ़र्क ये आ जाता है सिर्फ इसकी वैलेंसी का। अगर अब इस केस में यानी ये बन गया है फेरस सल्फेट, और अगर Fe2SO4 होल थ्राइस लिखो तो फेरिक सल्फेट बनता है। अच्छा जी, चाहे वो आयरन के साथ हो, चाहे वो रिएक्शन हो मैंगनीज के साथ, जिसके साथ मर्जी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने उठा के मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है और साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई मुश्किल है इसमें बेटा? रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पेज नंबर 73 पे पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड इट विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर, सिल्वर, लेड और गोल्ड वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी रीज़न मुझे आप बता दें, यह बात हमारी पहले हो चुकी। ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सॉरी सिल्वर, ये वाले लेड के साथ, ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ये कोल्ड इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाँ, अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज़ करें और फिर साथ में हीट भी करें तो फिर ये रिएक्शन करेंगे, फिर ये रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन करके, अब ये रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 4 का सी पार्ट, विद सर्टन मेटल हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव मेटल सल्फेट बना देगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। ये पॉइंट बेटा तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट बोर्ड में पूछे हुए हैं इसने। कौन से? पॉइंट नंबर 4 का पार्ट ए, बी और सी, ये तीनों। क्लियर होगी बात? इसको आपने याद कैसे कर लेना है कि कंसंट्रेटेड के साथ ये रिएक्शन करेंगे, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मरकरी हो, जो मर्जी हो। आपने क्या बना देना? कॉपर का क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। गोल्ड का क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। सिल्वर, इसका मरकरी का क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फेट। कोई मुश्किल है? मैंने इकट्ठे लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि बात एक ही है। ठीक? दूसरी चीज़ क्या बनी साथ में? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और तीसरी चीज़ क्या बनी साथ में? वाटर। क्लियर? कोई फर्क नहीं। ओके जी, नेक्स्ट देखें जनाब अली, रिएक्शन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इससे पहले वाले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ये पार्ट है? 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे।
ये वाली जिसकी मैंने बात की। अब जो नेक्स्ट करने लगा हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, रिएक्शन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो अच्छे बच्चे होंगे उनको नाम से समझ आ जाएगी। क्या डिहाइड्रेशन गर्मियों में क्या होता है जी, फलां बंदे को डिहाइड्रेशन होगी, इसका मतलब क्या है कि उसको गर्मी लगी, उसका पानी कम हो गया जिस्म में। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सम्राट के इसमें से वाटर का निकल जाना। अब वाटर का निकलना ये क्या करता है, इसका सबसे पहला रिएक्शन COOH ऑक्सैलिक एसिड के साथ, COOH इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। पेज नंबर 73 रिएक्शन नंबर 4 उसका पॉइंट नंबर 1। जब ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो गौर फरमाएं, ज़रा गौर फरमाना आपने। COOH है, COOH देखें ज़रा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। पीछे बचा क्या है, HOH वाटर। कोई मुश्किल है इसमें? ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखें जी, फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन इंतहाई आसान, ये भी देखें जरा, HCOOH। ये ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपने आगे ऑर्गेनिक में जाके ना बड़ी तफसील से पढ़ने, तो इसलिए फ़िलहाल जितनी बात बता रहा हूँ इतना सुन लें, इंशाल्लाह ताला आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये क्या बना, कार्बन मोनो साथ में वाटर। क्लियर हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट देखें, यही काम इथाइल अल्कोहल के साथ, उसके केस में क्या बनेगा, C2H5OH H2SO4 के साथ रिएक्शन। ये देखें ज़रा, अगर मैं ये करूं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं और OH ये वाला लूं, एक हाइड्रोजन इसमें से ले लूं और एक OH ये ले लूं, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन लिया था ना, पीछे बचा क्या, C2H4 इतनी सी बात, ये क्या बन जाता है, इथीन। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट देखें, वुड के साथ रिएक्शन, शुगर के साथ रिएक्शन, C6H12O6O, C12H22O11O, C6H10O6O, O5 सॉरी, जो मर्जी हो, रिएक्शन क्या होगा, कार्बन बना देगा। तीनों के साथ देख लें सेम, पेज नंबर 73 के लास्ट में तीनों के साथ सेम रिएक्शन, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन प्लस वाटर। मुश्किल है? ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 74 पे पहला, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मोस्टली एसिड जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, सिर्फ जो HNO2 है वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के तौर पे काम करता है। ओके जी, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है आपका एक्सरसाइज का। क्या हो रहा है इसमें, रिएक्शन करता है जनाबे अली सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ, सल्फर के साथ और H2S के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, सारे के सारे सेम। गौर करें जरा, H2SO4 रिएक्शन करेगा सल्फर के साथ, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर। इसके केस में भी सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सब में हो गया। डिफरेंस क्या है, इसके केस में तो और कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि है ही सल्फर, इसमें कार्बन है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा थोड़ा सा।
अच्छा जी, इसके केस में भी H2S यही बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, HBr में इसमें ब्रोमीन आपको अलग हो जाएगी, इसमें सल्फर भी अलग हो जाएगी। हाँ जी, इसमें आपको सल्फर भी मिल जाएगी। इसमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन डायटोमिक फॉर्म में होती है। इसमें क्या मिल जाएगा, रिड्यूस होके ये हो जाएगी आयोडीन। क्लियर, सॉरी रिड्यूस होके नहीं, ऑक्सीडाइज होके। ये देखें ना, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Br -1 है। -1 मीन्स इट हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। -1 का ये मतलब है, तो जब ये -1 से 0 आ रही है, इसमें 0 है ना, तो इसका मतलब है कि इसने वो जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन था उसको लूज किया, तो लॉस्ट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया बेटा बात? ओके, इंतहाई आसान है ये वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन, इनमें से आप कोई भी 4 याद कर लें, वो लिखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो, अगर वो अलग से नहीं पूछ सकता। आसान याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या, SO2 वाटर, SO2 वाटर, SO2 वाटर, SO2 वाटर, SO2 वाटर, सब में, ठीक है। अब इसमें चूंकि सल्फर ही है सिर्फ, तो और तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें साथ कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें रिड्यूस हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर की फॉर्म में, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद गैसेस। 2 गैसेस हैं जिनके साथ H2SO4 रिएक्शन करता है, SO3 और अमोनिया। अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जी ये बताएं कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी 2 गैसेस के साथ रिएक्शन करता है, तो उसको आप बताएंगे कि 2 गैसेस कौन कौन सी हैं। एक है SO3 और दूसरी है अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया सल्फर ऑक्साइड्स, अमोनियम सल्फेट। और इसका बताएं आप, ये कहाँ रिएक्शन पड़ा आपने पीछे, H2S2O7, ओलियम बना दिया। ओके जी, नेक्स्ट देखें जनाब, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनना चाहिए बताएं। इंतहाई आसान ये भी, इसने थोड़ा सा यूं करके लिखा है ना, तो C6H6 करके लिखा है, तो ये आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज करे। मैं आसानी के लिए अगर यूं लिख दूं तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, ये बेंजीन है, आपने पढ़ी हुई है वैसे मैट्रिक में। अच्छा जी, आगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक में मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। ये रिएक्शन होता है तो ये बना देता है बेंजीन के ऊपर आके यहाँ पे लग जाता है SO2 और साथ में OH, ये बन जाता है। बुक में उसने इसी चीज़ को कंबाइन करके C6H5SO2OH करके लिखा है, तो वो आपको ज़रा हो सकता है खौफनाक सा लग रहा हो। हुआ क्या है, ये बेंजीन रिंग था, बेंजीन के ऊपर सिंपली SO2OH यानी कि SO3OH, इसको SO3OH भी लिख लेते हैं, तो सॉरी SO3H, यानी अगर आप S लिखेंगे ना तो फिर आप लिखेंगे SO3H, यूं लिख लेंगे फिर, ठीक है, बात एक ही, चाहे यूं लिख लें चाहे यूं लिख लें। क्लियर होगी जी बात? ये भी इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक में तफसील से पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रख लें जितना मैंने बताया। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन होती है। 2 रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड के साथ और लेड नाइट्रेट के साथ, जिसमें प्रेसिपिटेशन होती है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। हो सकता है वो आपसे रिएक्शन ऐसे ही पूछ ले डायरेक्टली, और ये भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि वो रिएक्शन बताएं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसमें, बेरियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट 2 के साथ रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट, क्या बनेगा जनाबे अली, इसमें बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है, वाइट पीपीटी। अच्छा, और इसमें क्या बनेगा, लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट क्या देता है, वाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि वो एक सॉलिड से पार्टिकल्स होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई चौक लें या डस्ट लें और उस डस्ट को उसमें डाल दें पानी में, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी सस्पेंडेड सी हो जाएगी,
सस्पेंडेड फॉर्म हो जाए, तो बिल्कुल प्रेसिपिटेट इसी तरह के होते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में देखें दूसरी चीज क्या है, ये ClH, HCl, और क्या है H और NO3, HNO3, कोई मुश्किल नहीं। इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ, इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके नेगेटिव के साथ, लेड सल्फेट HNO3, बेरियम सल्फेट HCl। ओके जी, लास्ट इक्वेशंस में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब काम करता है, सॉरी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होना है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है ना H2SO4, तो ये एक मज़े की चीज़ बनाता है और वो है नेसेंट ऑक्सीजन। बात समझ आ रही? क्या करता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ मिलके H2SO4 क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसके अलावा और क्या बनना चाहिए, पोटाशियम सल्फेट, मैंगानीज सल्फेट, K2SO4, MnSO4 ऑक्सीजन के साथ। कोई मुश्किल है इसमें? ओके, नेक्स्ट देखें। अब आपने इसको, ये एटॉमिक ऑक्सीजन बन गई ना, अब आपने किसी भी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ है FeSO4 मिसाल के तौर पे, आप इसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं इसका, तो इसका जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये बना देगा FeSO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, साथ में क्या बना देगा H2O। बस आप जब इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इसको जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो यहाँ आ जाएंगी, जो चीज़ें यहाँ हैं वो यहाँ आ जाएंगी, वो चीज़ें जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, इसकी प्रोडक्ट में और इसके रिएक्टेंट में, उनको नहीं लिखा जाएगा। मतलब आप लिख देंगे KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आयरन सल्फेट, ये बनाता है K2SO4 MnSO4, ये वाला Fe2SO4 होल थ्राइस, साथ में वाटर। ऑक्सीजन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो गया। बेटा यहाँ पे ख़त्म हुआ आपके सल्फ्यूरिक एसिड का जो है रिएक्शंस, ये मुकम्मल हुए। एक नज़र इसके यूजेस पे देखते हैं और ये चैप्टर क्लोज करते हैं आज इंशाल्लाह। यूजेस इसके इंतहाई आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 यूजेस जहन में रखना। इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है, इसको लैब रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर की इंडस्ट्री में, इसको फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इंतहाई आसान डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, और जनाब अली टेक्सटाइल में, आयरन में, सिंथेटिक्स में। फिर एक और बड़ा इस्तेमाल जो आप अपने घरों में देखते भी हो, क्या, बैटरीज़ में इस्तेमाल। बैटरीज़ में से इस्तेमाल मतलब जो आप अपने UPS के साथ आपने बैटरीज़ लगाई हुई हैं, जो वेट बैटरीज़ हैं आपकी, जो गाड़ियों में बैटरी इस्तेमाल हो रही है, उसके जब वो फिलअप करता है, पानी डालता है उसमें, वो क्या कर रहा होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन डाल रहा होता है। ठीक हो गया। केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करेंगे आप, केमिस्ट्री के बगैर तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं रहेगी। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे मुबारक हो जनाब, आपका चैप्टर नंबर 4 जो है क्लोज़ हुआ। अभी 5-7 मिनट हैं, सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में जो बातें हैं वो कहाँ से हैं और कैसे हैं। कोई नई बात नहीं है, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं चैप्टर में। एक नज़र देखें ज़रा पेज नंबर 77 पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला, नाइट्रोजन कैसे डिफर करता है जनाब अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। आपको याद है मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे शुरू में कि इसका स्मॉल साइज़ है, फिर फ्री स्टेट में पाया जाता है,
इनर्ट है, ये सारी बातें आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं। उसके बाद जो एक्वा रिज है वो डिज़ोल्व क्यों कर लेता है गोल्ड और प्लाटिनम को, आपने एक्वा रिज तफसील से पढ़ा, आप वहाँ पे बताएंगे, इसको इक्वेशन देंगे साथ में, ये वाली इक्वेशन आपने ज़रूर देनी है साथ में। कौन सी? NOCl वाली। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन कह रहा हूं? NOCl वाली। NOCl जो बनता था और ब्रेकअप हो रहा था NO में और नेसेंट क्लोरीन में, मेन रिएक्शन तो इसी की वजह से हो रहा था ना। ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन कर रही थी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, जिसके साथ मर्जी, या प्लाटिनम हो, ये रिएक्शन करके AuCl3 बना रही थी। ठीक है, एक्वा रिजा वाला टॉपिक पढ़ा हुआ आपने, ये उसमें हो जाएगा। Why the element of group 6A other than the oxygen show more than 2 oxidation state? लो दोस्तों, ये बात मैंने आपसे की है पेज नंबर 69 के ऊपर, मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर का कंपैरिजन से पिछला वाला पेज है। उसके बाद कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ देखें, ऑक्सीजन और सल्फर का आ गया। उसके बाद जनाब अली ये क्या है? राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कंसनट्रेटेड एसिड एंड कॉपर। ठीक हो गया, कॉपर के साथ जो रिएक्शन आज ही हमने पढ़े। अच्छा जी, और इसने लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आप इसको बताएंगे ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है, ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ओके जी, ब्रिकलैंड एंड एडीज प्रोसेस आपने पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस का पूछ रहा है, और उसके बाद कह रहा है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है? वर्ड यूज कर रहा है फ्यूम। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब है, ये जो नाइट्रिक एसिड जब प्रिपेयर किया जाता है ना, जब आप इसकी बोतल भी खोलें कभी, उसमें लैब में आपको इत्फाक हो, तो उसमें से फ्यूम्स निकल होते हैं। वो बेसिकली जो फ्यूम होते हैं ना, वो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के, इसके फ्यूम्स होते हैं। तो वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से फ्यूम्स निकल होते हैं, बुखारात, वेपर्स, फ्यूम्स। ठीक है, ओके जनाबी अली, ये NO2 NO नहीं। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड इज सेट टू एक्ट एज एन एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सारी बात आज ही हुई है हमारी। उसके बाद एडवांटेजेस बताएं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के। एडवांटेजेस में आप 3-4 बताएंगे। एक ये कि हमें प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। क्या एडवांटेजेस में क्या है? ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या इसमें है? एक तो ये कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या बताया जा सकता है? एक ये बात आप ज़रूरी कर सकते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये एक अच्छी बात है। आपको पता है ना V2O5 जो यूज़ हो रहा है वो सॉलिड होता है। V2O5 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ किया था वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अगर आपका जो हेट्रोजीनियस याद है आपको, चैप्टर 11th फर्स्ट ईयर लास्ट टॉपिक हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट, वहाँ पे आपने पढ़ा था। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बनता है। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आसानी ये होती है कि इसको फिर अपने सोल्यूशन से अपना जो आपने प्रोडक्ट प्रिपेयर किया ना, उसे सेपरेट करने में ईजी होता है, उसमें वो फिर मिक्सअप नहीं होता। ओके जनाब अली, उसके बाद हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, वाई SO3 डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको तफसील से बता दिया जब मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वो वेपर्स फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको कंडेंस करना भी एक मसला होगा। अच्छा जी, उसके बाद केमिकल रिएक्शन है, ये आपने पढ़ लिया है। NO2 गैस की प्रिपरेशन, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं। रिंग टेस्ट भी पढ़ लिया है। NO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCl3 प्रिपेयर करने का तरीका, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये सारे रिएक्शन आपने पढ़ लिए हैं पीछे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 11 में जो इक्वेशंस है ना,
ये इक्वेशन ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन इस इक्वेशन में भी नया कुछ भी नहीं। ये सारी इक्वेशंस आपने विद इन द चैप्टर की हुई हैं। अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझे बता देना, लेकिन मसला मुझे पता होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चैप्टर में आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। इनको कंप्लीट करें, इनको बैलेंस करें। उसके बाद लास्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी पढ़ा हुआ है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 6 ये भी आपने डिस्कस करनी। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि एक्सरसाइज में बेटा कोई बात नई नहीं होती। अगर आपने चैप्टर थॉरली पढ़ा ना तो एक्सरसाइज में कोई नई बात नहीं होती। अब देखिए, मैंने आपको, मेरा ख्याल है एक्सरसाइज में सिर्फ कोई 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन नए होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो आप चैप्टर में पढ़ के आएँ। अच्छे तरीके से ध्यान से तैयारी करें, इसको मेहनत कर लें, और अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पोर्टल पे पूछ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी क्लैरिफाइड। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, गुड लक।